नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास शो देश प्रदेश में आपका, जहां हम आपके लिए लाए हैं राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयासों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP14 सम्मेलन का आगाज। प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बैठक में हिस्सा ले रहे 197 देशों का लक्ष्य बेहतर और स्वस्थ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर और जमीन के बेहतर प्रबंधन से 2030 तक भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी पर है रोक लगाना। कश्मीर घाटी के करीब 90% क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाया गया। 26,000 लैंडलाइन और मोबाइल फोन हुए चालू। जम्मू कश्मीर में स्कूली छात्रों की हाजिरी में सुधार। अंतर जिला ट्रांसपोर्ट की स्थिति में भी बेहतरी। भारत की ओर से उप उच्चायुक्त गौरव अहलुवालिया ने इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव से की मुलाकात। पाकिस्तान ने दी है जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस। चंद्रयान 2 ने पार किया एक और मील का पत्थर। इसरो ने लैंडर विक्रम को ऑर्बिटर से कराया सफलतापूर्वक अलग। 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरेगा लैंडर विक्रम। सीबीआई हिरासत की चुनौती देने वाली पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक सीबीआई के हिरासत में ही रहेंगे चिदंबरम। भाजपा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान की कड़ी निंदा की। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि पाकिस्तान के सुर में बोल रही है कांग्रेस। और देश भर में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणपति बप्पा का त्योहार गणेश चतुर्थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। ये थी देश प्रदेश की सुर्खियां। आप देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP14 का सम्मेलन आज से दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में शुरू हो गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी को देखते हुए COP14 से अच्छे नतीजे निकलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर कार्रवाई करते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। 13 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से करीब 200 देशों के 3000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में भूमि क्षरण, कटाव और उसके बंजर होने की स्थिति से निपटने के बारे में विचार किया जा रहा है। सभी देशों में बंजर जमीन कम होने से रोजगार पर भी अच्छा परिणाम होता है, जीवन यापन भी होता है, शहर की ओर माइग्रेशन रुकता है और उसके साथ साथ कार्बन एमिशन जो हमारे बड़ी समस्या है उसमें भी सुधार आता है। जैसे भारत ने 25,000 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर पिछले 5 साल में बढ़ाया है। तो ये ऐसे अनेक काम किए जा सकते हैं जिससे लैंड रिस्टोर होती है, वो फॉरेस्ट में भी और आउट ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो। और इसलिए ये COP सम्मेलन बहुत उपयोगी होगा। और 14वें COP सम्मेलन के प्रारंभिक समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत अपने भूमि संसाधनों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। The 14 sessions of Conference of Parties, we reaffirm our commitment towards protecting the land resources. India will achieve sustainable land management and land restoration by 2030 as committed. I am proud to share that India has exceeded the Aichi targets under the Convention on CBD. Also, India's tree and forest cover has shown an absolute good increase in last 5 years.
साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में 15,000 वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है। India is the 7th largest country, as you know, with 2.5% of the world's landmass, with 17% of human population, with 20% of world's cattle population. Both require land and water, and we have only 4% of fresh rainwater. Still, we have 24% of tree cover and forest cover, and in last 5 years, we have increased that cover by 15,000 square kilometers. Once you start greening more, you restore the land automatically. और इस दौरान भूख शरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियू ने कहा कि कॉप की ये बैठक अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन साबित हुआ है। We are very fortunate to be here in India. You have seen by yourselves the conditions that we have been provided for to work in. This is undoubtedly going to be the largest COP ever organized by the UNCCD. As of this morning, we have more than 7,300 participants registered. I think we will beat the 8,000. As the minister said, we have a long list of ministers from around the world that are confirmed to the high-level segment next week. And we also have a long list of leaders from the United Nations participating, including the number 2 of the United Nations, Deputy Secretary General, as well as heads of other UN agencies and non-UN agencies. और अब जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात की ताज़ा खबर। कश्मीर घाटी में स्थिति में तेज़ी से सुधार हो रहा है। राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि सभी ज़रूरी सामानों की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। इतना ही नहीं, श्रीनगर के सभी अस्पताल सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूल खोले गए हैं, छात्रों की उपस्थिति में सुधार हो रहा है। रोहित कंसल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेवा की भी स्थिति में सुधार हो रहा है ताकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक आवाजाही में परेशानी ना हो। On the law and order front, as you are aware, out of 111 police stations in the valley, only 105 of which are territorial or functional in that sense. As we speak, daytime restrictions have been fully lifted from 92 police stations, up from 81 last week. This makes 90% of the valley free of daytime restrictions of any kind. Jammu and Ladakh already continue to be free from all such restrictions. And in totality, we have 93% of Jammu, Kashmir and Ladakh free of any prohibitory orders today. जी, तो 93% इलाकों में अब किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां के हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। रोजमर्रा के सामान के अलावा दूसरी दुकानें भी खुल रही हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही आम दिनों की तरह हो रही है। तेजी से सामान्य होते हालात को देखते हुए कश्मीर के व्यापारियों के अलावा दूसरे राज्यों के व्यापारियों ने भी वहां पहले की ही तरह अपना काम करना शुरू कर दिया है और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देश की दूसरी जगहों से व्यापार के सिलसिले में श्रीनगर आए कुछ बिजनेसमैन से बात की। वहां मौजूद हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। कश्मीर घाटी में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। डल लेक के आसपास के इलाके इस बात की गवाही दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ अलग अलग कारणों से मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आप कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए यहाँ आए हैं? मेरा नाम लवनीश आर्या है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मैं पिछले 10 दिन से यहाँ पे हूँ। हम यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम के लिए आए थे और हाउस बोट में रुके हुए हैं यहाँ पर। और हमें तो जनजीवन यहाँ पे बिल्कुल सामान्य लग रहा है और अच्छा लग रहा है, जैसे पहले होता था। लोग यहाँ आज भी हमारी पूरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं और अच्छे से ट्रीट भी कर रहे हैं। दिक्कत तो हुई है? कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं है जी। और आपका बिजनेस भी, आप जहाँ जा रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट सब सही से चल रहा है? सही, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। क्या नाम है आपका, आप क्या करने हैं?
मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं भी मेडिकल डिवाइस सेगमेंट से हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर और अपना काम भी यहाँ पर पूरा सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। किसी तरह का ऐसा चैलेंज नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई पत्थरबाजी कर रहा है या कोई रिस्ट्रिक्शन कर रहा है कि आप यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर, दिस इज़ मेरी फर्स्ट विजिट यहाँ की है। मैं अमृतसर से हूँ, मैं यहाँ काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स में हम डील करते हैं। मिलिट्री इज़ वेरी सपोर्टिव, लोकलाइट्स ओवर हेयर आर वेरी सपोर्टिव, वी आर गेटिंग एवरीथिंग एट अ वन प्लेस। हमें मिलता है, सब कुछ मिलता है, बढ़िया लोग हैं यहाँ के, अच्छा सपोर्ट करते हैं, सब कुछ बढ़िया है। बारामूला हम परसों गए थे, वहाँ पे भी हमें काम था, तो हमें किसी ने भी बीच में एक बार भी नहीं रोका पूछने के लिए कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा बताया जाता है कि यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, गाड़ी रोकते हैं, वो रोकते हैं। आप एक सिस्टम के साथ चलते हैं तो आपको कोई नहीं रोकता है। तमाम जो रिस्ट्रिक्शन है, तमाम जो पाबंदियां लगाई गई थी वो हटा ली गई हैं और तेजी से घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, श्रीनगर। जी, तो ये हैं कश्मीर के ज़मीनी हालात। रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। भारत की तरफ से उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने कुलभूषण जाधव से आज मुलाकात की। इससे पहले भारत ने पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारत ने उम्मीद जताई है कि अच्छे माहौल में मुलाकात संभव बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से सहयोग मिलेगा। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने रविवार को कहा था कि जाधव को सोमवार को यानी कि आज कॉन्सुलर एक्सेस मुहैया कराई जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने आईसीजे के फैसले के 11 दिन बाद कुलभूषण को सशर्त एक्सेस देने का निर्णय लिया था। तब भारत ने कहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशानुसार हम जाधव के लिए अबाधित और जल्द एक्सेस चाहते हैं। बता दें कि आईसीजे ने 21 जुलाई को भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। साथ ही पाकिस्तान से उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस देने का निर्देश दिया था। आईसीजे के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने को न्याय की जीत बताया और कहा कि भारत हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि पाकिस्तान जो आज कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए बाध्य हुआ है, ये न्याय की जीत है। दैट वही पाकिस्तान जो आज बाध्य हुआ है काउंसलर एक्सेस देने के लिए, ये न्याय की जीत है। और हिंदुस्तान हमेशा न्याय के साथ खड़ा है और अंततोगत्वा हमेशा न्याय की जीत होती है। इनफैक्ट जुलाई 17th, if I'm right with the dates, was the date when ICJ said that Kulbhushan Jadhav has to be given consular access as per the Vienna norms, and also he should be told about his rights under Article 36 of the Vienna Convention. So this is what the law is. आज की एक और बड़ी खबर, आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी कि आज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने याचिका में सीबीआई की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। बेंच ने पूर्व वित्त मंत्री से कहा कि वो अंतरिम राहत के लिए संबंधित अदालत में जाएं। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया। सीबीआई से कहा कि वो विशेष अदालत से चिदम्बरम की रिमांड 1 दिन के लिए बढ़वा ले। सीबीआई ने चिदम्बरम को विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की सीबीआई कस्टडी कल तक के लिए बढ़ा दी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी कल सुनवाई करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस बारे में आदेश दिया है। इसके साथ ही लड़की और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा भी दी जाएगी जिसने कि आरोप लगाया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट को जांच पर निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। आज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का 59वां स्थापना दिवस है। मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी दिल्ली स्थित एनसीईआरटी मुख्यालय में किया गया। विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के मकसद से स्थापित एनसीईआरटी के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी शिरकत की। समाज में खासकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने और देश को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के आह्वान के साथ ही सोमवार को एनसीईआरटी का 59वां स्थापना दिवस राजधानी दिल्ली में मनाया गया। एनसीईआरटी परिसर में आयोजित इस विशेष समारोह में दूसरे अन्य लोगों के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनसीईआरटी युवाओं में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मानवीय और सांस्कृतिक शिक्षा का भी प्रसार कर रहा है। एनसीईआरटी है, ये इस देश की शिक्षा की आधारशिला है। किसी भी व्यक्ति के, किसी परिवार के, किसी समाज के, किसी राष्ट्र की यदि रीढ़ की हड्डी है तो उसकी शिक्षा है। शिक्षा है तो सब कुछ है और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जो पाठ्यक्रम आपने रोजगार परक पाठ्यक्रम जो शुरू किए हैं, संस्कार परक और रोजगार परक, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान कुछ महत्वपूर्ण किताबों का लोकार्पण किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में खास योगदान देने वाले शिक्षक को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं की तरफ से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को सशक्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कराने में यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, उन्नाव बलात्कार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय की मांग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तेज और निष्पक्ष ट्रायल चाहता है। इससे पहले सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता का सड़क दुर्घटना मामले में बयान दर्ज किया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई उन्नाव बलात्कार पीड़िता को लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से विमान के जरिए इलाज के लिए दिल्ली लाकर एम्स में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार के बाद सीबीआई ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। ये बयान सड़क दुर्घटना के मामले में दर्ज किया गया जिसमें उसकी 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई और वो तथा उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़िता के वकील की हालत अभी भी गंभीर है और वो आईसीयू में हैं, जिसकी वजह से उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक ट्रक ने पीड़िता की कार को जोरदार टक्कर मार दी थी जिसमें उसके 2 संबंधियों की मौत हो गई थी और उसका वकील घायल हो गया था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन ने आज MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। MiG-21 बाइसन से ही विंग कमांडर अभिनंदन ने 27 फरवरी को पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। ये एयर चीफ मार्शल धनोआ की सेवानिवृत्ति से पहले लड़ाकू विमान में अंतिम उड़ान थी। दोनों वायुसेना अधिकारियों ने आधे घंटे तक उड़ान भरी। और भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए 8 अमेरिका निर्मित अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर को कल IAF में शामिल किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होने वाले इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है। IAF ने अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ सितंबर 2015 में कई अरब डॉलर का अनुबंध किया था। इसके तहत बोइंग ने 27 जुलाई को 22 हेलीकॉप्टर में से पहले 4 हेलीकॉप्टर दिए थे। कई अरब डॉलर का अनुबंध होने के करीब 4 वर्ष के बाद हिंडन एयरबेस में भारतीय वायुसेना को अपाचे हेलीकॉप्टरों के पहले बैच की डिलीवरी की गई थी। लेह लद्दाख में पर्यटन की संभावनाओं को और अधिक विस्तार देने के लिए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल 3 सितंबर को वहां के दौरे पर जा रहे हैं, जहां आधारभूत ढांचे की मजबूती के साथ लेह की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही स्वच्छता, लोगों को सुविधाएं एवं स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण भी सरकार की कार्य योजना का अहम हिस्सा है।
लेह लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की बड़ी पहल के तहत केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का दौरा काफी अहम है। इस दौरान पर्यटन को मजबूती की संभावनाओं वाली जगहों की पहचान की जाएगी। चिन्हित पर्यटन स्थलों का दौरा करने के साथ वहां पर ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संभावित कदमों की समीक्षा भी की जाएगी। इसके साथ टूरिस्ट गाइड्स को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं का ज्ञान और हॉस्पिटैलिटी पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। जो जरूरतें उनकी हैं, उनकी सुंदरता, उनकी शांति, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उसके लिए किस मैन पावर की जरूरत है, उसकी चिंता वहाँ पर करें। इसके साथ ही पर्यटकों को कई तरह की नई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार हो रहा है। पर्यटन मंत्रालय माउंटेन स्पोर्ट्स, गाइड प्रशिक्षण, ट्रैकिंग के लिए पोर्ट्स प्रशिक्षण और होटल के वैकल्पिक अवसरों के बारे में भी पता लगाएगा ताकि स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य बिंदुओं में लोगों को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के बारे में जागरूक करना, होटलों की कमी वाली जगह पर लोगों को अपने घरों के दरवाजे अतिथियों के लिए खोलने को लेकर जागरूक करना और इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना और रोमांचक खेलों को बढ़ावा देना भी शामिल है। मेडिकल सुविधाओं, बेहतर ट्रांसपोर्ट और अधिक आवास की सुविधा जैसी बुनियादी जरूरतों को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ केंद्र सरकार काम करेगी। जो पर्यटकों की संख्या वहाँ बढ़ेगी, उनको जन सुविधाएं देना, वहाँ के लोग जिस प्रकार से देशी विदेशी पर्यटक वहाँ पर जाएंगे, उनके लिए वहाँ के लिए मैन पावर खड़ा करना। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े होटल नहीं है, डेंसिटी ले की ज़्यादा है। उस दृष्टि से BNB स्कीम्स के तहत हम लोगों को कैसे प्रशिक्षित कर पाएँ। वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की बड़ी संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर प्रशिक्षण भी हो, सुरक्षा के प्रबंध हो, इस ढंग की अनेक बातें वहाँ पर हैं। पर्यटन मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में लद्दाख में 3,27,366 पर्यटक घूमने आए, जिनमें 49,477 विदेशी पर्यटक थे। सरकार ने हाल ही में ई-वीजा शुरू करने के साथ देश की 137 चोटियों को पर्यटकों के लिए खोल दिया है, जिनमें से 15 चोटियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, जहाँ विदेशी पर्यटकों के पहुँचने की काफी संभावनाएं हैं। लद्दाख के लिए बौद्ध देशों से पर्यटकों को आकर्षित करना भी सरकार की योजना में प्रमुख रूप से शामिल है, जिससे कि पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हों और इन स्थानों के आसपास सुविधाओं के निर्माण का आधारभूत ढांचा भी मजबूत किया जा सके। रमा त्यागी, DG न्यूज। और अब खबरें दक्षिण भारत से जुड़ी हुई। इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अलग कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा कि यह प्रक्रिया अपराह्न 12:45 पर शुरू हुई और 1:15 पर ऑर्बिटर से विक्रम अलग हो गया। लैंडर अब 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में रात 1:55 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद इसके भीतर से प्रज्ञान नाम का रोवर बाहर निकलेगा और अपने 6 पहियों पर चलकर चांद की सतह पर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगा। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्र मिशन 2 का सबसे जटिल चरण है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष इतिहास में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और अब खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। भगवान गणेश का जन्मदिन गणेश चतुर्थी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान गणेश को भक्त बड़ी धूमधाम से अपने घरों में लाते हैं और पूरे 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में ये त्योहार पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई की सबसे प्रसिद्ध गणपति लाल बाग के राजा को इस बार अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 के थीम पर स्थापित किया गया है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव और मूर्ति विसर्जन के दिन तक के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। और गणपति बप्पा की स्थापना के लिए केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जोश और उत्साह का माहौल है।
हालांकि महाराष्ट्र में गणपति पूजा की अलग ही धूम रहती है। राज्य के कई हिस्सों में भक्तगण पूरे उत्साह के साथ गणपति को बिठा रहे हैं। मुंबई के माटुंगा में सोने की गणपति की मूर्ति स्थापित की गई है, जो सोने के अलावा हीरे और जवाहरात से तैयार की गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान दूसरे दिन मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर जाकर भगवान गणपति के दर्शन किए। इस दौरान अमित शाह के साथ उनके परिवारजन भी मौजूद थे। और बाद में भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी गणेश चतुर्थी के पर्व पर महाराष्ट्र में अपने निवास स्थान पर गणेश जी की आराधना की। उन्होंने ज्ञान के देवता गणेश जी से सभी लोगों के लिए ज्ञान और शिक्षा मिलने की कामना की। तो गणेश चतुर्थी पर आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।